मौका मुझे दे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फाइदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज भी बात करेंगे मोटरवे पे जिस खातून के साथ गैंगरेप किया गया। 5 दिन गुजर गए हैं लेकिन पूरी कौम सदमे में, गमो गुस्से के और सख्ते की कैफियत में है। यहाँ तक कि आज कौमी असेंबली का जो इजलास हुआ जिसमें तवक्को की जा रही थी कि फैटफ के मामले पे, गुज़श्ता हफ्ते तक तवक्को की जा रही थी कि फैटफ के मामले पे कौमी असेंबली में बातचीत शुरू होगी, लेकिन ये इतना बड़ा सानहा हो गया मोटरवे पे खातून के साथ रेप का कि कौमी असेंबली में भी आज मुकम्मल इसी वाक़े के हवाले से डिस्कशन होती रही। कौमी असेंबली में जो डिस्कशन हुई उस पर तो जरा बाद में आते हैं, लेकिन आज पंजाब में जो इस केस के हवाले से चीजें आगे बढ़ी हैं, एक तो 5 दिन गुजर गए हैं लेकिन अभी तक जो मरकजी मुजरिम है आबिद, उस तक पुलिस नहीं पहुंच पाई। सबसे बड़ा सवाल ये। दूसरा ये कि चलें, पंजाब पुलिस की कारकर्दगी इतनी अच्छी रही कि उसने जो काफी सारे लोग गिरफ्तार किए हुए थे उसमें से एक शख्स, उसमें से एक मुजरिम शफकत का डीएनए जो है वो मैच कर गया। अब शफकत का डीएनए मैच किया उस शख्स की निशानदही पे जिसे पंजाब पुलिस ने पकड़ा था इस शुबे में कि वो मुलजिम है, वो मुजरिम है आबिद के साथ, मरकजी मुजरिम के साथ। लेकिन वो वकार मुजरिम ना निकला बल्कि उसको उस खातून ने, मुतासरा खातून ने शनाख्त करने से भी इनकार कर दिया। अलबत्ता वकार की निशानदही पे शफकत को जरूर पकड़ लिया गया। तो ये कम से कम अच्छी एक सिचुएशन है कि पंजाब पुलिस एक मुजरिम को पकड़ने में कामयाब हुई, लेकिन जो मरकजी मुजरिम है आबिद, वो कहां पे है? उसे जमीन खा गई, आसमान निकल गया। 5 दिन के बावजूद पंजाब पुलिस उसे क्यों नहीं पकड़ पाई? तफ्तीश इतनी सुस्त रवि से आगे क्यों बढ़ रही है जबकि पूरी कौम सदमे की हालत में है और जो मुतासरा खातून है उसकी जो कैफियत है उसको तो कोई भी अंदाजा ही नहीं लगा सकता। इसके अलावा सीसीपीओ लाहौर उमर शेख ने आज अपने मुतनाज़िया गैर मुनासिब बयान पर माफी तो मांग ली, लेकिन उमर शेख की माफी क्या काफी है? इस माफी से उनके बयान की तलाफी हो जाती है या उस माइंडसेट की तलाफी हो जाती है जो कि हमारे मुआशरे में प्रिवेल करता है कि औरत को ही जिम्मेदार करार दे दिया जाए? लाहौर हाईकोर्ट में आज केस लगा हुआ था। लाहौर हाईकोर्ट से बड़े सख्त बयानात आए। लाहौर हाईकोर्ट ने कहा कि जी विफाकी काबीना को माफी मांगनी चाहिए थी, हुकूमत को माफी मांगनी चाहिए थी जो मुतासरा खातून के साथ हुआ है, जो एक बहुत बड़ा सानहा हुआ है। क्या हुकूमत माफी मांगेगी? इस पर भी बात करेंगे। और कहां तक ये तफ्तीश पहुंची है वो बड़े अहम सवालात हैं। कब तक उस खातून को और पूरी कौम को इंसाफ मिलेगा ये भी। इसके अलावा अब आज हैं कौमी असेंबली में। कौमी असेंबली में एक तरफ तो जहां डिबेट हुई अच्छी बात है, बट साथ ही कौमी असेंबली आज फिर अखाड़े का मैदान बना रहा। क्या इस कौमी सानहे को अपोजिशन और हुकूमत मिलके सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? दूसरी बात, कौमी असेंबली में आज स्पीकर भी हामी निकले सरेआम फांसियों के, और स्पीकर साहब ने कहा कि जी जो ऐवान है, कौमी असेंबली है, वो इस बात पे राय दे कि सरेआम फांसियां होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अभी सरेआम फांसी पर बहस शुरू भी नहीं हुई कि एक और बहस का आगाज हो गया है जो कि है कैस्ट्रेशन। वजीर आजम साहब ने आज इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कहा कि वो तस्लीम करते हैं, वो मानते हैं कि रेप मुजरिमान की कैस्ट्रेशन होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि इस पे अभी पढ़ा जा रहा है, हुकूमत इस पे कानून साजी में भी बड़ी संजीदा नजर आती है। अब ये कैस्ट्रेशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बहुत से मुल्कों में कैस्ट्रेशन होती है, केमिकल कैस्ट्रेशन, जिसमें रेप मुजरिमान के उज़्व तनासल या तो काट दिए जाते हैं सर्जरी के जरिए, या केमिकल कैस्ट्रेशन के उनको ड्रग्स के जरिए जिनसी तौर पे नामर्द बना दिया जाता है। तो ये आज इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिन पे हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और सबसे पहले मैं बात करूंगी, मेरे साथ मौजूद हैं पंजाब के वजीर कानून राजा बशारत साहब, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा भी हैं और कमेटी को लीड भी कर रहे हैं जो कि इन्वेस्टिगेट कर रही है इस सानहे की। अस्सलाम वालेकुम राजा बशारत साहब।
जी अस्सलाम वालेकुम जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे, और आपकी गवर्नमेंट पंजाब पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि हौसला अफजाई हो और ये केस जो है अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे। लेकिन बुनियादी सवाल, जो बुनियादी मुजरिम है, जो मरकजी मुजरिम है, 5 दिन के बाद भी वो कानून की गिरफ्त से बाहर क्यों है वजीर कानून साहब? देखिए, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि जितना जल्द अज जल्द बिल्कुल हो सके उस मुलजम को गिरफ्तार होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आप देखें कि आप इस बात से भी इत्तेफाक करेंगे कि ये एक बिल्कुल ब्लाइंड इंसिडेंट था और शुरू में बिल्कुल इसकी कोई लीड नहीं थी और बहुत मुश्किल नजर आ रहा था कि इसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से जियो फेंसिंग जो हमने करवाई, उसमें हमें कुछ टेलीफोन नंबर्स मिले। उन टेलीफोन नंबर्स को ट्रेस करते करते हम जिन लोगों तक पहुंचे उसका ये, और जो हमने वहां से शाहिद मिले थे उनके डीएनए करवाए गए और वो डीएनए मैच कर गए आबिद के साथ। फिर आबिद से आगे जब बात चली तो वकार हसन का जो जियो फेंसिंग भी नंबर वहां में आया था, ये भी उसी विसिनिटी में उस वक्त पाया गया था। वो बाद में ये बात सामने आई कि वकार हसन का के शनाख्ती कार्ड में जो नंबर हासिल या सिम हासिल की गई थी वो कोई और इस्तेमाल कर रहा था। जी बिल्कुल। तो फिर उससे ये सारी लीड जैसे जैसे हमें लीड मिलती रही तो पुलिस आगे बढ़ती रही और उसी के नतीजे में शफकत को गिरफ्तार कर लिया गया। शफकत का अब डीएनए करवाया गया, वो भी मैच कर गया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक पहली कामयाबी है। अब रहा सवाल आबिद का। आबिद को ट्रेस करने के लिए, जैसे मैंने आज से पहले भी ये बताया है कि तकरीबन 28 हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम्स जो हैं वो डिफरेंट एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और हमें, मैं समझता हूँ कि पूरी एक फैसिलिटी भी अवेलेबल है टेलीफोन के फेंसिंग, जियो फेंसिंग के हवाले से ये और लोकेटर्स के हवाले से, और पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह उस तक पहुंचा जा सके। और मैं इंतहाई इत्मीनान के साथ ये कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और इंशाअल्लाह ताला आबिद जो है वो कानून के शिकंजे में सर होगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस वक्त वो मुतासरा खातून तो जिस हालत में होगी हम में से कोई इमेजिन नहीं कर सकता। आप भी बहन बेटियों वाले हैं, आपके घर में भी खवातीन हैं, मैं खुद खातून हूँ, पूरी कौम सदमे की कैफियत में है। आप अच्छी बात है सर एश्योर करवा रहे हैं कि ज्यादा वक्त इसमें नहीं लगेगा और आपकी तरफ से बहुत संजीदगी नजर आ रही है तहकीकात की, आप उस कमेटी को भी लीड कर रहे हैं। बट सर अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि कितने दिन, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता, आप कौम को कितना कहेंगे, क्योंकि पूरी कौम उस मुतासरा खातून समेत सब सूली पे लटके हुए हैं। सर मैं समझता हूँ कि मुझे इस बात का एहसास है, न सिर्फ मुझे एहसास है बल्कि हमारी पूरी गवर्नमेंट को, हमारे चीफ मिनिस्टर पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब को, और अभी जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले आपने इंट्रो में प्राइम मिनिस्टर साहब को हवाला दिया, तो वो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का इंट्रो मैं देख रहा था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इंतहाई मतलब गर्व का इजहार किया और मैं समझता हूँ कि पूरी कौम जो है वो इस वक्त एक परेशानी के आलम में है और हर बंदा हमसे भी ये सवाल करता है, गवर्नमेंट पंजाब से हर बंदा ये एक्सपेक्ट करता है कि जितना जल्दी हो असल एक मुलजिम जो रह गया उस तक पहुंचा जाए और फिर न सिर्फ पहुंचा जाए बल्कि कानून के मुताबिक उनको सजा भी दिलवाई जाए। तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा हमें टाइम दे। हमारी तो ख्वाहिश नहीं बल्कि कोशिश है और इंशाअल्लाह ताला इस कोशिश में कामयाब भी होंगे कि जितना जल्द से जल्द हो सके। सर आप लोग बहुत नेक नियति से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कौम को मैंने पहले भी जिस तरह से कहा, अर्ज की कि पूरी कौम सूली पर लटकी है, उस खातून समेत हर एक की कोशिश है, हर एक तड़प रहा है, वो खातून तड़प रहे होंगे इंसाफ के लिए। तो आप कुछ बता सकते हैं कि 1 हफ्ता लगेगा, 2 हफ्ते लगेंगे, 1 महीने, कितना टाइम आप मांगना चाहेंगे कौम से? सर टाइम लिमिट तो बिल्कुल मुझे अंदाजा नहीं है ना, आप हफ्ते की बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ ये घंटों में रिजॉल्व होना चाहिए और हमारी ख्वाहिश भी है और हमारी पुलिस जो है वो इसी तरह दिन रात काम कर रही है और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आप सुनेंगे, क्योंकि हमें कौम के जज्बात जो है उनका एहतराम भी है और एहसास भी है। और बिलाशुबा मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि हर बंदे की नजर जो है इसी बात पे है कि कब जो एक मुलजिम रहता है वो गिरफ्तार हो और इनको करार वाकई सजा दिलवाई जाए और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि बहुत जल्द हम किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे।
अच्छा सर, मेरे अगले सवाल के दो हिस्से हैं। एक तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि इतवार के रोज की गई, आईजी पंजाब उसमें थे, सीएम बुजदार साहब थे, जिसमें सिर्फ ये बताया गया कि जी जो मुजरिमान हैं वो फरार हो गए हैं। क्या आप समझते, आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, क्या आप समझते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूरी थी, वो करनी चाहिए थी? क्योंकि मेरा पर्सनली ख्याल है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूरी नहीं थी, वो गैर जरूरी थी, जिसमें बहुत सी तफसीलात जो कि मीडिया पे नहीं आनी चाहिए थी मुजरिमान के बारे में, वो आ गई। नंबर 2, पुलिस सर मेरा अगर सवाल सुन ले ताकि आप तसल्ली से जवाब दे दें। नंबर 2, पुलिस, आपकी गवर्नमेंट, नियत सबकी साफ है कि जी इन मुजरिमान को पकड़ें, खासतौर पर मरकजी मुजरिम को। लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि जो मुजरिम हैं, जो मुलजिम हैं, वो खुद से वॉलंटरली पेश हो रहे हैं लॉ के सामने। नहीं, मैं आपके जो दूसरा हिस्सा है मैं उसका जवाब पहले दे देता हूँ कि ये शफकत जो है ये वॉलंटरली पेश नहीं हुआ। वकार हसन जो है वो वॉलंटरली पेश हुआ था, उससे हमें लीड मिली, उससे हमें क्लू मिला और उसके बाद शफकत को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। नंबर 1। नंबर 2, आपका ये फरमाना कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं पहले तो आपसे एक शेयर करना चाहूंगा, आपने खुद इस बात का इतराफ भी किया है कि बाज कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी हैं कि जो मीडिया पे नहीं आनी चाहिए थी, जो आ गई। तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक करते हुए, चूंकि आप लोग मीडिया पर्सन हैं, तो आप ये बात कह सकती हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ तो फिर हम पे ये थोड़ा सा गिला बन जाता है। लेकिन अगर एक रात पहले जो इंफॉर्मेशन लीक हुई और जो मीडिया पे इंफॉर्मेशन चलाई गई, अगर वो मीडिया पे ना आती तो मैं 100% यकीन के साथ आपसे ये अर्ज कर सकता हूँ कि आज आबिद गिरफ्तार हुआ होता। वो जो एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी और इस किस्म का सिलसिला जो मीडिया पे चल गया, उसके बाद हमारे लिए मसाइल पैदा हुए और हमें दिक्कत पेश आई। लेकिन फिर भी इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि ये हमारी पुलिस की कामयाबी है कि हम एक शख्स को गिरफ्तार करने में कामयाब हुए। इंशाल्लाह ताला दूसरा भी। सर मैं आपसे 100%, मैं आपसे 200% एग्री करती हूं कि मीडिया पे नहीं आनी चाहिए थी। हम मीडिया वाले, हमारा हम में से कुछ का ये गैर जिम्मेदाराना किरदार था कि हम लोगों ने मुजरिमान की कबल अज वक्त या रेटिंग की रेस में या सबसे पहले खबर ब्रेक कर देने की रेस में हम लोगों ने वो चीजें चला दी। सर मैं तो पहले दिन से कह रही हूं कि जी मीडिया को नहीं उस वक्त तक खबर चलानी चाहिए, जराए से भी नहीं, जब तक कि आपके ऑफिशियल्स सामने आके तस्दीक ना। सर मैं आपसे एग्री करती हूं, इसमें मीडिया का किरदार खासतौर पर मुजरिमान के नाम सामने लाने का से बिल्कुल गलत था। लेकिन क्या आप समझते हैं कि हुकूमत पंजाब मीडिया के प्रेशर में आ गई, जो मीडिया जराए पे खबरें चला रहा था उसके प्रेशर में आ गई और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लाके खुद ऑफिशियली डिक्लेयर कर दी चीजें सारी? नहीं, जो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैं समझता हूँ कि इसमें आपकी राय अपनी है, जिस राय का मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन इसमें दूसरी राय जो है, जो हमारी राय है वो ये है कि उस वक्त ये जरूरी था कि कम से कम गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू सामने आना चाहिए। देखिए उस दिन अगर चीफ मिनिस्टर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते और अवाम को हकायक ना बताते, तो एक दूसरा जो नुक्ता नजर सामने आ रहा था वो ये था कि मुल्क में कहराम मचा हुआ है और चीफ मिनिस्टर हैं कि वो सामने ही आ रहे। नहीं सर, आप लोग सामने आते, सर आप लोग सामने आते, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप भी होते, सीएम साहब भी होते, आईजी पंजाब भी होते, इनिशियल चीजें बताते, जैसे आप आज मेरे प्रोग्राम में बता रहे हैं कि जी ये डेवलपमेंट्स है, दैट्स इट, मुजरिमान की तफसीलात देने की जरूरत ही नहीं थी। आप लोग सिर्फ 5-6 मिनट की मैक्सिमम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, नो क्वेश्चन आंसर, दैट्स इट। बहरहाल मैं समझता हूँ कि उस दिन जो एक हमारे दरमियान मुशावरत के बाद जो इशारे कायम की गई थी कि वो यही थी कि हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो अवाम के सामने रखना चाहिए। और क्योंकि आपने देखा होगा कि उस दिन एक मीडिया में बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई थी, कहीं से इतलात आ रही थी गिरफ्तार हो गया, कहीं से आ रही थी नहीं गिरफ्तार हुआ, कहीं से ये हमारे मतलब कि ये तासुर भी एक बन रहा था कि शायद हमने असल मुलजमान जो है उनको तमाम को गिरफ्तार कर लिया और अब पुलिस मुकाबले में उनको कहीं पार करने के लिए जो है वो पुलिस उनका इस बात को डिक्लेयर नहीं कर रही। तो मुख्तलिफ राय आ रही थी। बहरहाल मैं समझता हूँ कि एक चूंकि अब बहुत वक्त गुजर चुका है और एक उस पर 2 राय पाई जाती हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारे मेरी तो कन्विक्शन है और मुखलिसाना मशवरा होगा, बावजूद इसके कि आप लोगों को गवर्नमेंट को जरूरत नहीं है, बट स्टिल सर कि इस वक्त आप लोगों को मीडिया प्रेशर में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और जब तक आपके पास तस्दीक शुदा मुजरिम पकड़े ना जाएं, जब आपके पास सर गिरफ्तारियां हो जाएं यकीनी, सर उसके बाद खामोशी से आए, तब तक आप मीडिया प्रेशर टेक करते रहें।
लेते रहे सर मीडिया प्रेशर आप लोगों को, हम सब आपके साथ खड़े हैं सर। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि मैं सिंसियरली मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो बात आपने की है, और ये ही एक एटीट्यूड होना चाहिए। और मुझे खुशी हुई आपकी ये बात सुनकर। एब्सोल्युटली सर, एक तो मीडिया को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, कतन खबर ना चलाएं जब तक आप लोग खुद सामने ना आ जाएं। बिल्कुल दुरुस्त। और जो खबर देनी है सर आप लोग सामने आकर दें। जी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम बिल्कुल इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये आबिद जिस दिन गिरफ्तार होता है, और आपसे सारी कोशिशें भी आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि इस वक्त मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा हम भी मोहतात हैं, क्योंकि जो इस वक्त हमारे पास लीड्स हैं, मैं फिर आपके तवसत से ये कहना चाहूंगा कि हम पूरे इत्मीनान देंगे इंशाल्लाह ताला जल्द ब्रेक थ्रू मिलेगा। सर ये आपने ठीक है बात कर ली, मुझे खुद भी आपसे सवाल यही करना था कि बहुत सी अफवाहें फैल रही हैं, जो आपने भी जिक्र किया कि जी मुजरिम पकड़े गए हैं, मुलजिम पकड़े गए हैं, लेकिन उनको शायद फड़का देना है किसी पुलिस मुकाबले में, या पता नहीं कोई और मुलजिमान इसमें इन्वॉल्व हैं, कोई गवर्नमेंट के अपने लोग इन्वॉल्व हैं, कोई पुलिस के अपने, बहुत सी अफवाहें फैल रही थी सर, इनके बारे में जरा वजाहत कर दें। मैं समझता हूँ कि जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा था कि हम कोई भी एक्स्ट्रा जुडिशियल काम नहीं करेंगे, और कानून के दायरे में रहते हुए कानून के मुताबिक इनको सजा दिलवाने की हम कोशिश करेंगे। इस सिलसिले में मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि हम भरपूर तरीके से इस केस की प्रोसिक्यूशन करेंगे। प्रोसिक्यूशन के लिए हमने टीमें बनाई हैं जो पुलिस के साथ इन कांटेक्ट है। इंशाअल्लाह ताला प्रोसिक्यूशन की मशावरत से इसका चालान तैयार करके अदालत में दिया जाएगा, और एंड वी इंश्योर इंशाअल्लाह ताला की अदालत के सामने इतना मवाद रखा जाए, इतने एविडेंस रखा जाए और कोरबरेट उस एविडेंस को करवाया जाए कि इनको सही मानों में सजा मिल सके। और इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि जो इनका जुर्म है, जिस नवीयत का वो जुर्म है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की जात ऊपर इंसाफ करने वाली बैठी हुई है। इंशाअल्लाह ताला जरूर इंसाफ करेगी और इनको हम कैसे किरदार तक पहुंचाने सर आपने अदालत का जिक्र किया, तो आज लाहौर हाई कोर्ट ने बहुत सरजनिश की है। सरजनिश तो खैर छोटा लफ्ज है। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा जी पता नहीं तहकीकात हो रही हैं इस मोटरवे ज्यादती केस की या ड्रामेबाजी हो रही है। लाहौर हाई कोर्ट ने जिस तरह सीसीपीओ उमर शेख को भी जिस तरह से सरजनिश की है, उन्होंने ये भी कहा कि जी हुकूमत को माफी मांगनी चाहिए। तो क्या पंजाब गवर्नमेंट माफी मांगती है? नंबर 1, क्या सीसीपीओ उमर शेख की माफी काफी है, या आप समझते हैं कि ये एक माइंड सेट है जो कि पुलिस समेत तमाम मुआशरे में प्रिवेल करता है? बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आज जो हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने ऑब्जर्वेशंस दी, हम उनको फॉलो कर रहे थे और उनका कंसर्न है, और मैं समझता हूँ कि ये हर पाकिस्तानी के जज्बात वही हैं। वो तो इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उनके मनसब में ये बात शामिल है कि उन्होंने लोगों को इंसाफ फराहम करना है। तो जिन जज्बात का इजहार उन्होंने किया हम उसका एहतराम करते हैं। जो सीसीपीओ के मुतालिक उन्होंने फरमाया, तो मैं समझता हूँ कि इसमें आपने देखा उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ मिनिस्टर साहब ने फरमाया था कि एक तो इसमें शो कास्ट नोटिस दे दिया गया है और दूसरा इसका गैर जरूरी बयान था। तो मैंने भी कहा और मैं आज आपके प्रोग्राम में दोबारा उस बात को दोहराना चाहता हूँ कि ये बहुत ही नामुनासिब बयान था जो कि नहीं दिया जाना चाहिए था। और इस किस्म के मामलात में मैं समझता हूँ कि जब लोगों के जज्बात इतने मुश्तिल हुए हों तो उस वक्त पुलिस की तरफ से इंतहाई जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बयान दिया। आज उन्होंने माफी मांगी, उसके लिए चीफ जस्टिस साहब ने उनके माजरत को कबूल भी किया। मैं समझता हूँ लेकिन सर कौम कबूल नहीं कर रही, कौम कबूल नहीं कर रही, कौम कह रही है रिमूव सीसीपीओ, कौम अभी तक ट्रेंड चला रही है। मैं वही याद कर रहा हूँ कि मैं आपके प्रोग्राम की तरफ से ये गुजारिश करना चाह रहा था कि कौम को इस माजरत को कबूल करना चाहिए, और चूंकि चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको 7 दिन का नोटिस दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन कॉल की हुई है, जवाब आ जाए तो इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट लेवल पर भी एप्रोप्रिएट एक्शन जो है वो लिया जाएगा। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल आपसे सजा के हवाले से। एक तो सरेआम फांसियों के बारे में जो है वो इससे कोई डिबेट चल पड़ी है। आज कौमी असेंबली में स्पीकर तक इस सरेआम फांसी के हामी निकले। सर आप वजीर कानून हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि सरेआम फांसी होनी चाहिए? और आज तो इससे आगे बढ़ के वजीर आज़म साहब ने जो इंटरव्यू दिया उसमें कैस्ट्रेशन की बात कर दी
सर्जिकल कैस्ट्रेशन या केमिकल कैस्ट्रेशन, सर क्या कहते हैं आप इस बारे में? जी देखिए, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब का इंटरव्यू सुना है और जिसको आप कोट कर रही हैं वो बिल्कुल मैंने सुना है। अब चूंकि मेरा एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है और जो क़यादत हमारी जो लीडरशिप फैसला करेगी इस सिलसिले में हमें वो फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त चूंकि मैं डायरेक्टली इस मामले से इन्वॉल्व हूँ और हमारी जो इस वक्त यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के हवाले से जो कमेटी सुपरवाइज करने के लिए बनी हुई है, मैं उसको ऐड कर रहा हूँ, तो मैं फिलहाल राइजुल वक्त कानून की ही बात कर सकता हूँ कि राइजुल वक्त कानून के मुताबिक मैक्सिमम सजा इंशाल्लाह ताला दिलवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हमारी पार्टी तय करती है, पार्टी जो फैसला करती है, उसके लिए अगर नई लेजिस्लेशन जरूरत हुई, जो भी इक़दाम हुए, तो इंशाल्लाह ताला वील फॉलो दी पार्टी लाइन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पंजाब के वजीर कानून राजा बशारत साहब मोटरवे रेप केस के हवाले से तफ्तीश कहां तक पहुंची है और सजा क्या होनी चाहिए उस पर बात कर रहे थे, और सीसीपीओ के हवाले से कौम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जी कौम भी उनकी माफी जो है कबूल कर ले। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस डिबेट को मजीद आगे बढ़ाते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मोटरवे पर गैंग रेप का केस 5 दिन गुजरने के बावजूद मरकजी मुजरिम अभी तक कानून की गिरफ्त से बाहर है। कौमी असम्बली तक आज ये मामला जा पहुंचा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अपोजिशन की तरफ से सख्त तनकीद और कौम की तरफ से मुसलसल सवालात का सामना है कि मुतासरा खातून समेत पूरी कौम को इंसाफ कब मिलेगा। इस पर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ बड़े जबरदस्त पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा, पंजाब में सीनियर वजीर हैं मियां महमूद रशीद साहब ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर मरकजी सरकर्दा पॉलिसी साज रहनुमा है, पंजाब सेंट्रल पंजाब के सदर हैं कमर जमान कायरा साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, और नून लीग से थोड़ी ही देर में मुझे ज्वाइन करेंगे सीनियर मरकजी रहनुमा है राना सनाउल्लाह साहब। मियां महमूद रशीद साहब, सर पहला सवाल आपसे, 5 दिन गुजर गए, मरकजी मुजरिम अभी तक नहीं पकड़ा जा सका। मोटरवे रेप केस का पूरी कौम की तरफ से सवालात है, ऑपोजिशन की तरफ से सख्त तनकीद है, कौमी असेंबली में भी आज जो हंगामा हुआ है सर आपके सामने है। देखिए गरीदा, सबसे बड़ी जो हौसला अफजा बात है कि दोनों मरकजी मुलजम जो है उन तक पुलिस पहुंच चुकी, उनका डीएनए मुस्बत आ गया, मार्क हो गए कि ये मरकजी मुलजमान हैं। इनमें से दोनों के डीएनए जो है वो उनके साथ मैच कर गए हैं। तो अब ये चंद घंटों की बात है या एक आध दिन की बात है, वो मुलजम बच नहीं पाएगा। दूसरा मुलजम भी मेरा ख्याल है वो पकड़ा गया है और शायद दोनों मुलजमान पकड़े जा चुके हों, लेकिन मसलतन अभी तक पुलिस उसका ऐलान ना कर रही हो। लेकिन एक चीज है, ये वो ब्लाइंड नहीं रही ये बात, मुलजम ट्रेस हो गए। जियो फेंसिंग के जरिए से पुलिस ने, एजेंसियों ने सख्त मेहनत करके वो उस नतीजे पर पहुंच गए कि ये 2 मुलजमान हैं और उनका डीएनए भी मैच कर गया। बहुत जल्द वो मुलजमान जो है वो कानून के कटहरे में हो गए और उन्हें निशाने इबरत जो है वो बनाया जाएगा। इसमें ये देखिए, ये इस तरह के जो जुर्म होते हैं उसमें वक्त थोड़ा लग सकता है, 3-4 दिन अगर लगे हैं तो अगर माजी में देखा जाए जैनब कत्ल केस में भी हफ्तों बाद वो मुलजम 2 हफ्ते के बाद दुनिया में जो वाकया हुआ था, 2 हफ्ते के अंदर बल्कि, तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक हौसला अफजा बात है कि मुलजमान से पता लग गया। अगर मुलजमान ट्रेस ही ना होते तो वो ज्यादा तशवीश की बात थी। अब ये मेरा ख्याल है कि एक आध दिन के अंदर इसका ड्रॉपसिन हो जाएगा, उनका स्पीडी ट्रायल होगा और फिर उन्हें कड़ी तरीन सजाएं दी जाएंगी। जिस तरह आज आपने कौमी असेंबली के अंदर भी सुना कि बड़ा डिमांड लोगों की तरफ से था कि सरेआम फांसी निशाना इबरत बनाया जाए, तो उन्हें सख्त तरीन सजाएं जो है वो दी जाएंगी। सर इस पे तो आपसे बात करूंगी मैं, क्योंकि अब सरेआम फांसी से भी बात आगे बढ़ गई, लेकिन तनकीद मुसलसल होती रही कि 5 दिन गुजर गए, वजीर आजम साहब कुछ नहीं बोले। आज एक इंटरव्यू दिया उन्होंने, बट वो इंटरव्यू जनरल था, बट तनकीद होती रही प्राइम मिनिस्टर साहब पे। अब कल वो लाहौर आ रहे हैं, तो एक तो प्राइम मिनिस्टर 5 दिन इस इशू पे कुछ नहीं बोले, और कल लाहौर आके क्या उन्हें मुतासरा खातून के पास जाना नहीं चाहिए, उसकी फैमिली के पास हमदर्दी के लिए, खामोशी के साथ, मीडिया की नजरों से दूर? देखिए ये तो प्राइम मिनिस्टर भी फैसला कर सकते हैं कि वो आएंगे और उन्होंने जाना। सर आप क्या समझते हैं? तो
میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ کل اگر آتے ہیں میں بھی ان سے ملوں گا ایک میٹنگ کے اندر جی تو ضرور ان سے اس ٹاپک کے اوپر بات کروں گا کہ آپ کو اس متاثرہ خاتون کے ساتھ ہزار ہمدردی کے لیے جانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. قمر زمان قائدہ صاحب، سر آپ سے میں بڑا ایک اہم سوال کرنا چاہ رہی ہوں. آج وزیر اعظم صاحب نے انٹرویو دیا ہے، اس میں ایک سٹیپ وہ آگے بڑھے ہیں، انہوں نے تجویز کیا ہے کہ جی ریپ مجرمان کی کیسٹریشن ہونی چاہیے. اب وہ کیمیکل کیسٹریشن کی بات بھی کر رہے ہیں، وہ سرجیکل کیسٹریشن کی بات بھی کر رہے ہیں. اب یہ دنیا کے مختلف ملکوں میں رائج تو ہیں قوانین، لیکن مختلف پابندیوں کے ساتھ، لمیٹیشنز کے ساتھ. ایک تو یہ فرمائیں. دوسرا سر، آج قومی اسمبلی کے اسپیکر خود سرے عام پھانسیوں کے حامی نکلے. انہوں نے کہا کہ سرے عام پھانسی ہونی چاہیے اور ایوان سے پھر انہوں نے رائے بھی مانگی. آپ کیا کہتے ہیں سر؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی طلع علمی کی انتہا ہے. انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جس سزا کا وہ ذکر فرما رہے ہیں وہ بڑی سزا نہیں ہے. ٹھیک. اس سے بڑی سزا پاکستان کے اندر آلریڈی اس جرم میں موجود ہے. ہمارے قانون کے اندر اس جرم کی سزا موت ہے. اگر آپ کسی بندے کو کیمیکل انجیکشن لگا کے اس کو امپوٹنٹ بنا دیتے ہیں تو وہ زندہ رہے گا، وہ سائیکولوجیکلی بیمار ہو جائے گا، وہ کسی کو کچھ ہراس نہیں کر سکے گا، اوکے، لیکن وہ کسی کو کوئی اور نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ زندہ رہے گا. کیا لوگوں کو پتا ہو کیا ہوا ہے؟ آلریڈی ہمارے ملک میں موجود ہے. یہ سزا وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں، یہ سزا ان ملکوں میں تجویز ہوئی تھی ایکسٹریم سزا کے طور پہ جہاں سزائے موت نہیں ہے. یہاں تو آلریڈی اس جرم میں سزائے موت ہے. تو یہ کون سی سزا کا وزیر اعظم صاحب؟ تو ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت صورتحال ہے کیا اور کون سی سزا پڑی. تو ان کے کیا کہا جائے. دوسرا سوال آپ نے کیا کیا تھا؟ سر فی الحال تو میرا یہی سوال تھا، بٹ آپ اگر کوئی پوائنٹ دینا چاہتے ہیں ریگارڈنگ پرائم منسٹر کی خاموشی 5 دن تک اور آج قومی اسمبلی میں جو ہنگامہ ہوا ہے، سر یہ افسوسناک نہیں ہے کہ اس کیس پر بھی کہیں نہ کہیں سیاست نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے غریبہ، ایک بات تو یہ ہے کہ ہر چیز پہ سیاست ہوگی، ہر چیز کے اوپر لوگ بات کریں گے اور اس کو سیاسی کہا جائے گا. سیاسی لوگ سیاسی باتیں کرتے ہیں نا، اور تو نہیں کرتے. اور میں ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں کہ سیاست ہونی چاہیے، ہر معاملے سے ہونی چاہیے، حق ہے سیاسی جماعتوں کا کام یہ ہے. قائدہ صاحب میں آپ کے پاس دوبارہ آتی ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب نے مجھے جوائن کر لیا ہے. رانا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. رانا صاحب آج آپ قومی اسمبلی کے سیشن میں موجود تھے. ایک تو وہاں پر اسپیکر صاحب خود سرے عام پھانسیوں کے حامی نکلے. آپ کو یاد ہوگا جب زینب قتل کیس تھا تو اس وقت کے چیف منسٹر شہباز شریف صاحب انہوں نے خود پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ وہ بھی سرے عام پھانسی کے حامی ہیں. تو نون لیگ اس پر کیا کہتی ہے؟ آج اسپیکر صاحب بھی سرے عام پھانسیوں کے حامی نکلے. سرے عام پھانسی ہونی چاہیے اور آج پرائم منسٹر مزید آگے بڑھے. انہوں نے کہا کہ جی ریپ مجرمان کی جو ڈگریز ہیں اس کے اکارڈنگلی یا تو سرجیکل کیسٹریشن کریں یا کیمیکل کیسٹریشن. سر اس پہ نون لیگ کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، اس میں میری رائے یہ ہے کہ یہ ایک اتنا دل خراش اور قابل مذمت اور قابل افسوس واقعہ ہے کہ اس کے اوپر میں اگر کسی کے متعلق بھی کہوں کہ اسے جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ کم دکھ پہنچا ہے، پوری قوم اس کے اوپر دل برداشتہ ہے، شرمندہ ہے. اپنے آپ کو ہر بندہ جو ہے وہ قصوروار سمجھتا ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں موجود ہیں کہ جہاں پہ اس قسم کی درندگی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان جذبات کی جو ہے وہ رو میں بہہ کے یقیناً اسپیکر صاحب نے یہ بات کی ہے. میں وہاں پہ موجود تھا، میں نے یہ بات سنی ہے. اس طرح کی باتیں اور لوگ بھی کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ قانون میں اس وقت سرے عام پھانسی کی گنجائش نہیں ہے، لیکن ایسا جرم کہ جو زنا بالجبر اور ساتھ دہشت گردی 788 کے زمرے میں آتا ہو تو اس کی سزا تو آلریڈی قانون میں میری سمجھ کے مطابق موت ہے، سزائے موت ہے. اور ایسے درندوں اور ایسے مجرموں کی سزا جو ہے وہ یہی ہونی چاہیے. وہ یہ ایک لمبی بحث ہے کہ ان سزاؤں سے جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ
इन चीजों को रोका जा सकता है। सर आप या वजीर कानून भी रहे हैं, आप बड़े जबरदस्त कानून को समझते हैं, सो यही मेरा सवाल आपसे होगा कि फांसी की मौत की सजा तो मौजूद है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि सरेआम फांसी होनी चाहिए? क्योंकि हुकूमत यही कानून साजी करवाना चाहती है, सरेआम फांसी होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि इस जज्बाती कैफियत से जो जब लोग निकलेंगे, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है कि वो मासूम ज़ैनब जो कसूर का वाक़या है, उस वक्त भी पहले दिनों में लोगों का बहुत ज्यादा इसके ऊपर इसरार था, मुतालबा था कि सरेआम फांसी दी जाए। उसके माँ बाप का ये मुतालबा था, लेकिन बाद में फिर जो यहाँ तक कि शहबाज शरीफ साहब ने भी एडमिट कर लिया कि सरेआम फांसी होनी चाहिए। लेकिन ये है कि फिर बाद में जब इज्तिमाई जो है वो जब कंसेंसस हुआ तो फिर उसमें यही मुनासिब समझा गया कि सरेआम फांसी जो है वो शायद उसके कुछ और रिपरकशंस भी हो सकते हैं, क्योंकि सरेआम फांसी जो है ये वो अब हालात नहीं है कि ये आप किसी मैदान में ऐलान कर दें और वहाँ पे जो है वो ज़िया-उल-हक के दौर वाला बालग लोग जो है या इस तरह से लोग चले जाएं। अब तो देखें जी, सरेआम फांसी का कंसेप्ट ये है कि उसे आप मीडिया पे जो है वो आप उसको दिखा देंगे तो वो तो हर घर में जो है वो चीज देखी जाएगी, बच्चे भी देखेंगे और मर्द। यानी कि नून लीग सरेआम फांसी में कानून साजी में गवर्नमेंट के सपोर्ट नहीं करेगी। देखें उसके असरात जो हैं वो मैं समझता हूँ कि शायद उनकी रेंज इतनी जो है वो ज्यादा हो कि इसको फिर शायद जो है वो मुनासिब न समझा जाए। लेकिन इसके ऊपर बहरहाल किसी मरहले पे भी पार्लियामेंट के बाहर जो है वो डिबेट हो सकती है, होनी चाहिए, और इसमें जो फिर कंसेंसस से फैसला हो उसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी तस्लीम करेगी और बाकी जमातें। इससे पहले कि मैं पीटीआई की तरफ जाऊं, इस अहम इशू पे डिबेट करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ मौजूद हैं राना सनाउल्लाह, मियां महमूद रशीद साहब, कमर जमान कायरा साहब। मुझे एक सवाल का जवाब दें कि प्राइम मिनिस्टर ने आज इंटरव्यू में कहा कि जी केमिकल कैस्ट्रेशन कर दें या सर्जिकल कैस्ट्रेशन कर दें, इस पे कानून साजी करवाने में गवर्नमेंट बहुत संजीदा है, इस पे नून लीग साथ देगी? नहीं, मैं नहीं समझता कि ये कोई जो है वो बेहतर तरीकाकार होगा, और फिर ऐसा आदमी जो है वो तो फिर एक और तरह का जो है वो एक जो है वो खुदकुश जो है वो सोसाइटी के लिए साबित हो सकता है कि फिर जो इस तरह से अपनी जो है वो एक जिंदगी से जो महरूम या एक ऐसी चला जाएगा पोजीशन में बंदा वो, तो उसके जो है ना वो मैं समझता हूँ करीब प्रकशन से। हाँ, जिस आदमी ने फिर अगर ये जुर्म किया है और जिस जुर्म की बुनियाद के ऊपर समझा जा सकता है कि इस आदमी को मुआशरे से अलहदा होना चाहिए और ऐसी हालत में होना चाहिए कि ये मुआशरे में कोई नुकसान न पहुंचा सके, तो उसके लिए फिर ठीक है, फिर सजाए मौत या उम्र कैद जो है वो ठीक है, और उम्र कैद जो है उसका अरसा बढ़ाया जा सकता है। तो पर ये चीजें जो है ये सारी मैं समझता हूँ कि इस पार्लियामेंट में डिबेट शायद इस बात के ऊपर ज्यादा जोर देने की जरूरत है कि जो असल मुल्जम है वो देखें। अभी तक जो इतला है कि वो असल मुल्जम जो है आबद, वो तो अभी तक पकड़ा ही नहीं गया, और उस आबद की निशानदही जो है वो फोरेंसिक लैब वालों ने कर दी है, पुलिस उसको पकड़ नहीं सकी, और अब तक जितने लोग पकड़े हैं वो सारे जो है वो बेगुनाह साबित होते आ रहे हैं। एक दिन इन्होंने वकारुल हसन को जो है वो साथी मुल्जम बनाए रखा। नहीं सर, शफकत को पकड़ा है पंजाब पुलिस ने आज, जो कि भी उसका साथी मरकजी मुजरिम का साथी साबित हुआ है। और राजा बशारत से बात हो रही थी मेरी अभी प्रोग्राम में, वो भी कह रहे थे कि चंद घंटों में पकड़ लेंगे आबिद को। मियां महमूद रशीद साहब भी कह रहे थे। मियां साहब आप बहुत तसल्ली से सुन रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब को, राना साहब आप साथ रहिएगा हमारे। मियां साहब, एक तो सरेआम फांसी पे ना नून लीग आपकी हिमायत करती नजर आ रही है ना पीपल्स पार्टी, इस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने जो आज तजवीज किया कैस्ट्रेशन केमिकल या सर्जिकल, उस पर भी ना नून लीग ना पीपल्स पार्टी आपकी हिमायत करते नजर आ रहे हैं, तो फिर आप इस वक्त जो एग्जिस्टिंग सजा है फांसी की सिर्फ उसी पर जाएंगे ना? देखिए, ये कोई हम नहीं कह रहे कि उजलत में फौरी तौर पर ये आनंद फानंद 2 दिन में ये कानून पास हो जाए, लेकिन एक बहस एक डिबेट दोबारा खुली है जी, और उसमें राय आमा का बहुत बड़ा तबका जो है वो इसका हामी है
कि सरेआम मुलजिम को सजा देने से इबरत का पहलू आएगा और इससे जो आइंदा जुर्म करने वाले लोग हैं वो बाज रह सकेंगे। एक ये प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर एक चीज सामने आए। मैं कोई आलम दीन तो नहीं हूँ, लेकिन उस दौर में जो सहाबा इकराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जो इस तरह के केसेज होते थे उन्हें सरेआम संसार किया जाता था, यानी पत्थर मार के मारा जाता था। तो वो सिर्फ इसलिए था कि लोग इबरत पकड़ें और कोई इस तरह का सोच ही किसी की ना हो कि इस तरह का कोई काम भी किया जा सकता है। बहरहाल इसका दीनी पहलू भी सामने रखना होगा, लेकिन बहुत से लोग जो है वो सरेआम फांसी किया इसलिए मुतालबा कर रहे हैं कि ये लोग निशाने इबरत बने और आइंदा आने वाले दिनों में इस तरह के। लेकिन मियां साहब, अपोजिशन आपका साथ नहीं देगी तो फिर कानून साजी कैसे करवाएंगे? देखिए, अपोजिशन तो पहले भी कई कवानीन में हमारा साथ नहीं देती, लेकिन कानून साजी तो हो जाती है और इस मसले के ऊपर भी अगर डिबेट होगी तो मुमकिन है कोई डायलॉग करके कोई मुतफिका तौर पे इस तरह का कोई रास्ता जो है वो निकल आएगा। ठीक है, कायरा साहब लाइन पे हैं हमारे साथ। जी कायरा साहब, आप माजरत, आपके सिग्नल्स उस वक्त ड्रॉप हो रहे थे। मैं यही आपसे पूछना चाहूंगी, आपने राना साहब की बात भी सुन ली, वो तो आपके हामी नजर आते हैं, लेकिन मियां महमूद रशीद साहब ने इसमें इबरत का एक एलिमेंट लेके आए हैं और एक इस्लामी कवानीन का एलिमेंट लेके आए हैं, सरेआम फांसी में भी और कैस्ट्रेशन के हवाले से भी। देखिए, कैस्ट्रेशन का तो मैंने तो उसका जवाब दे दिया। मेरे ख्याल में ये उन मुल्कों के अंदर था जहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट नहीं है। जब आप उसको एलिमिनेट करने की बात कर रहे हैं तो उससे बड़ी कौन सी सजा है? तो सजा जो कैस्ट्रेशन होती है उसे तो किसी बंदे के माथे पे लिख देंगे कि आप ये इसके साथ कोई बात की सजा दी गई है। तो ऐसे दरिंदों को खत्म कर देना चाहिए। उन मुल्कों में सजा ऐलान की गई थी जो उन मुआशरों के जो थोड़ी सी सजा के बाद निकाल दिए जाते थे, उनको सजाए मौत सख्त सजा नहीं मिलती थी हिनेस क्राइम में। हमारे मुल्क में क्योंकि यहाँ कैपिटल पनिशमेंट है तो यहाँ ये सजा का तो तस्वर ही नहीं है। ये इससे बहुत बड़ी सजा है। सजा करे तो मेरा ख्याल उनको समझ ही नहीं आई कि उन्होंने कहा क्या है। दूसरी गुजारिश है कि सरेआम फांसी। देखिए, ये मामला बिल्कुल ऐसा है कि इसमें सारी कौम एक हिजान में है, परेशानी में है, एक गुस्से में है, नेचुरली है और बहुत और शर्म तो सर झुके बैठे हैं आज। लेकिन हमें इस वक्त में भी किसी जज्बाती बहाव में नहीं, हमारे मुल्क के अंदर एक कानून मौजूद है, आप उस कानून के ऊपर अमल तो करें। सही सवाल ये है कि कितने गैंग रेप के मुल्जिमों को हमने सजाएं दी है, बिल्कुल सही बात, कितने कत्ल के मुल्जिमों को सजाएं मिलती है, बिल्कुल सही बात, कितने हीरोइन फरोशों को सजाएं दी गई है, कितने मंशियात के स्मगलर्स को सजाएं दी गई है, ये उनको सजाएं मौत है। बिल्कुल तो सही। क्या हमारा इशू ये नहीं है कि हम अपनी प्रोसिक्यूशन को और अपनी इन्वेस्टिगेशन को एम्पावर नहीं कर पा रहे और लोग कैफले किरदार को नहीं पहुंच रहे? ये हमारा बड़ा इशू है, उसकी तरफ हम बात नहीं कर रहे। और ऐसी जज्बाती कैफियत में अगर कोई हाँ मजबूर होगा ना किसी को कैटेगोरिकली ना कहते हुए, उसका अगला आपका ये होगा, अच्छा आप ये नहीं चाहते, तो लोग कहेंगे देखो जी ये कौन सा लोग है, ये उनको सजा नहीं देना चाहते। तो ये मेरा ख्याल है इस तरह सवाल पोज नहीं करना चाहिए। हाँ, उनको सख्त तरीन सजा देनी चाहिए जो मुल्क के अंदर कानून मौजूद है। और इसके लिए कोई इसमें कोई और चीज लानी है तो पार्लियामान उसके लिए मौजूद है, लेकिन पहले काम सजा देना है। और दूसरी बात नरीदा, ये बात याद रखिए, ऐसे मुआशरे, क्या सऊदी अरब में जहाँ सरेआम सर कलम किए जाते हैं, जहाँ चोर के हाथ सरेआम काटे जाते हैं, क्या वहाँ कत्ल और चोरियां रुक गई हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं सजा ना दे, हम ये कह रहे हैं कि इसके बाकी एस्पेक्ट भी ढूंढे। बाकी एस्पेक्ट क्या है? जिस मुल्क के अंदर आइन तोड़ने पे किसी को कोई परवाह नहीं है, ठीक, एक बंदा आइन तोड़ता है और सबसे बड़ी अदालत उसको कहती है कि नहीं ये नजरिया जरूरत है, तो फिर जिसका जितना बस चलेगा वो कानून तोड़ेगा, जिसका बस चलेगा वो रवायत तोड़ेगा। तो आपको एक डिसिप्लिन सोसाइटी में कायम करना होगा और सियासी क्यादत को, सियासी जमातों को आगे बढ़ना होगा, बशमूल मेरी जमात के, वरना हम इररिलेवेंट हो जाएंगे। और ये बात याद रखिए, लोगों को भी फैसला बड़ा करना पड़ेगा। सिर्फ अगर आप ये समझे कि चंद इदारे, चंद लोग, चंद जमातें ये काम करेंगी, नहीं। सारी दुनिया में क्या हुआ, लोग खड़े हुए, लोगों ने गलत रवैयों को, खा वो सियासतदानों के थे,
खा वो इदारों के थे, खा वो जुडिशरी के थे, खा वो कारोबारियों या मीडिया के थे, ठीक। गलत रवैयों के सामने दीवार बने, ठीक। उन्होंने खड़े होकर उसको निगेट किया है। और वो पब्लिक प्रेशर बुनियादी तौर पे वो डिटरमिन करता है मुआशरों की सेहत को। उस तरफ हमें जाने की जरूरत है। लोगों को भी खड़ा होने और उनको बुरे को बुरा कहना पड़ेगा। अदालतों को भी नजरिया जरूरत छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। इदारों को भी अपनी मर्जी की हुकूमत मुसलत करने के नजरिए छोड़ने पड़ेंगे। अपनी चॉइस की हुकूमतें नहीं, बल्कि अवाम की मुंतखब हुकूमतें आने दें, वही एक बेहतर तरीका होगा। ठीक है कारी साहब, इससे पहले कि प्रोग्राम क्लोज हो, मैं राणा साहब और मियां साहब का जरूर जवाब लेना चाह रही हूं। राणा साहब, क्या आप नहीं समझते कि ऑपोजिशन इस सारे मामले पे सियासतबाजी करती हुई नजर आ रही है? क्योंकि जो कौमी असेंबली में आज जो हंगामा हुआ है, इतने संजीदा कौमी सानहे वाले मामले पर भी जिस तरह एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां, जो रवैये देखने में आए, जो हंगामा आराई हुई, एक तो उस पर क्या कहेंगे? दूसरे, आप पंजाब के वज़ीर कानून रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि इस केस में पंजाब गवर्नमेंट या पंजाब पुलिस कहां कहां पे एट फॉल्ट है, क्या क्या उसको ठीक करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे नजदीक तो सियासत जो है वो एक खिदमत का नाम है, और जो किसी भी मामले में अगर सियासत हो रही है तो उस मामले में वो खिदमत है, वो सर्विस है। और ये जो हमने गाली बना दी है सियासत को, तो फिर सियासत पे क्यों ना पाबंदी ही लगा दी जाए, और फिर डिक्टेटरशिप जो है इसको मुस्तकिल तौर पे जो है वो हम एक जो है वो सिस्टम के तौर पे जो है इसको अपना लें। एक तरफ हम समझते हैं कि सियासत की बुनियाद के ऊपर ये मुल्क मार्ग वजूद में आया, सियासत और जमहूरियत की बुनियाद पे ये मुल्क कायम रह सकता है और आगे चल सकता है। दूसरा, हर मामले में हम सियासत को जो है वो गाली बना देते हैं। पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट में अगर वहाँ पे आज तुंदो तेज तकारीर हुई है, अगर लोगों ने अपने जज्बात का इजहार किया है, और अगर किसी में कोई जज्बात में ज्यादा बढ़ के कोई थोड़ा बहुत किसी के साथ अगर हंगामा भी हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस किस्म के यानी इंतहाई जज्बाती मामलात में लोगों का जज्बाती हो जाना वो एक फितरी अमल है। दुनिया में पार्लियामेंट में जो है वो इससे भी बढ़ के लोग जो है वो आपस में उलझ जाते हैं। तो इसलिए इसको कोई इतना बढ़ा चढ़ा के और नेगेटिव साइड पे नहीं लेके जाना चाहिए। जिन्होंने भी वहां पे एक दूसरे के खिलाफ भी अगर बात की है, तकारीर की है, तो उन्होंने जो है वो अपने जज्बात के इजहार में और अपना जो नीयत उनकी पॉजिटिव थी, आप कह रहे हैं, इजहार में की है, और किसी की भी जो है वो कोई नीयत अदरवाइज जो है वो नहीं थी। ठीक है। जहाँ तक पंजाब गवर्नमेंट का तल्लक है, देखें, पंजाब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने तो इसमें तफ्तीश नहीं करनी, तफ्तीश करनी है इसमें पुलिस डिपार्टमेंट में। पुलिस डिपार्टमेंट में जो पिछले दिनों जो अगाड़ पिछाड़ हुई है, और यानी जूनियर की डिमांड के ऊपर जो है वो सीनियर को, बल्कि इस पूरे डिपार्टमेंट का जो कमांडर था, जो बाप कहलाता है पुलिस का, उसको जो है वो इस तरह से बेइज्जत करके और अनसेरिमोनियल तरीके से हटाया गया है। तो इससे फोर्स का जो है वो एक जो है वो स्ट्रेंथ जो है, उसका जो इनिशिएटिव है वो तबाह हो जाता है। और इसमें मैं समझता हूँ कि पुलिस जो है वो बिल्कुल एट फॉल्ट है। अभी तक जो पेशरफ्त है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आबद नामी जो मुलजम है उसकी निशानदेही इस तरह से हुई है कि उसके ब्लड का और सीमेन का जो रिजल्ट प्रोसेस हुआ फॉरेंसिक लेबोरेटरी में, उनके पास जो पहला उनके पास डेटा बेस था, उससे जब उन्होंने उसको जो है वो मैच किया, कन्फ्रंट किया, तो पता चल गया कि ये आदमी तो 2013 में भी जो है वो इस किस्म के जुर्म में कोटाबाद से जो है ये रिपोर्ट हुआ था। अब मुझे ये बताएं कि जब जुमे के दिन 6 बजे शाम को फोरेंसिक लेबोरेटरी ने इस बंदे का नाम, इसका शनाख्ती नंबर, इसकी वल्दियत, इसका एड्रेस जो है वो पुलिस को दे दिया, पुलिस इसके बावजूद उसको गिरफ्तार कर सकी। वो अपने घर में था और ये पुलिस गई है वहां पे, और वो उस वक्त घर में था, और वो अपनी बच्ची को छोड़ के जो है वो मियां बीवी दोनों भाग गए, और पुलिस जो है वो उसको पकड़ नहीं सकी। अब जिस आदमी को पकड़ते हैं वो आदमी खुद पेश होता है, यानी ये बंदे खुद पेश हो रहे हैं और बाद में पता चल रहा है कि वो बेगुनाह है। पहले इन्होंने उनको मुजरम बनाया था। वकारल हसन को इन्होंने पूरी एक रात और एक दिन जो है वो मुजरम बनाए रखा, अगले दिन वो पेश हो गया तो बेगुनाह हो गया, फिर उन्होंने अब्बास को जो है वो मुजरम बना दिया, अगले दिन वो पेश हो गया तो वो भी जो है वो अब लग रहा है कि बेगुनाह है। अब इन्होंने जाके शफकत को जो है वो गिरफ्तार किया, पकड़ तो लिया। तो
मैं राणा साहब पकड़ नहीं, पता नहीं पकड़ा है कि पता नहीं, वो भी खुद पेश हो गया। नहीं सर पकड़ा है, राणा साहब शफकत को पकड़ा है। गवर्नमेंट ने जो है वो कोई इसमें जो है वो ठीक है, इफेक्टिव और कंक्लूसिव रोल अदा नहीं किया, और पुलिस का इसमें जो है वो फेलियर है। राणा साहब टाइम मेरे पास खत्म हो रहा है, बट मियां साहब डेफिनेटली आप इस पे जवाब देना चाहेंगे राणा साहब की बातों पे। देखिए, मैं राणा साहब जो बात कर रहे हैं, मैं इन्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि जो जैनब बच्ची का वाकया हुआ था कसूर में, 2 हफ्ते लगे थे मुलजम को ट्रेस होते हुए, और बड़े तनत्तर किस्म के और बड़े 30 माह किस्म के वजीर आला थे और मेरे भाई वजीर कानून थे, तो 2 हफ्ते पूरी कौम सरापा एहतजाज थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस तरह की बात करना किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है कि पुलिस कोई हाथ में हाथ रख के बैठी हुई है या हुकूमत को कोई फिक्र नहीं है। ये जो कुछ रातों रात पुलिस ने वहां फोटाबाज पहुंच के उसकी सारी डिटेल इकट्ठी की, उनको ट्रेस किया, यहाँ वो शगुपुरा के जिस इलाके में उसने आके मकान लिया वहां तक पहुंचे, और वो अब बिल्कुल दोनों मुल्जमान जो हैं वो क्लियर हो गया कि ये 2 मुल्जम हैं जिनकी वहां पर उन्होंने जो फोरेंसिक के जरिए से रिपोर्ट भी आ गई और वो टैली कर गई, शफकत और ये आबिद। अब ये चंद घंटों की बात है, इसका एक आध दिन में ड्रॉप सीन हो जाएगा और इंशाल्लाह मुल्जमान को कड़ी तेरी सजाएं हम देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मियां महमूद रशीद साहब, राना सनाउल्लाह साहब, कमर जमान काहिरा साहब। जब तक ये मुजरिम सारे के सारे पकड़े नहीं जाते तब तक हम इस केस को फॉलो अप करते रहेंगे, तब तक पूरी कौम में किसी को भी सुकून नहीं आएगा, और दुआ कर सकते हैं कि जल्द से जल्द सारे मुजरिम इसमें पकड़े जाए। I'll see you tomorrow. Allah Hafiz.